नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से हारने के बाद ममता बनर्जी हैरान और परेशान हो गई हैं। बकायदा ममता बनर्जी ने हार के बाद एक वीडियो बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम विपक्षी दलों से एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने की अपील की थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और वाम दल ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी और वाम दल ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ऐसा रुख क्यों अपनाया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रीजन रहा होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। दिव्या, पहली बात तो ये कि हम्म, विजेता के साथ सब खड़ा होना चाहते हैं। हम्म, ममता बनर्जी अभी हारी हुई योद्धा हैं। हम्म, तो एक तो ये हो जाए। दूसरी बात ये कि सियासी गठजोड़ में एक तो भविष्य देखा जाता है और दूसरा पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, वाम और ममता बनर्जी के टीएमसी के संबंधों को अगर आप देखेंगे हम्म, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अगर टीएमसी के साथ कांग्रेस और वाम दलों ने जाने से मना किया तो कारण तो क्या है? कारण क्या है। और पहली बात तो ये कि कभी भी कांग्रेस और टीएमसी के संबंध बहुत अच्छे नहीं, हाल के दिनों में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। ये बात और है कि बीजेपी जब स्ट्रांग हुई तो थोड़ा इन लोगों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी। लेकिन अगर आपको याद हो कि 2016 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और वाम दल का गठबंधन हुआ तो इन्होंने कहा था, ममता बनर्जी का बयान आया था, अनहोली अलायंस, अपवित्र गठबंधन, बेमेल गठबंधन की बात उन्होंने कही थी। अब जब जिस गठबंधन को इन्होंने बेमेल कहा, अब उन्हीं को इनवाइट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने कहा और बात खत्म तो हो नहीं गई। अच्छा सर, ये भी तो देखने को मिला था कि जब जब इंडी गठबंधन की बैठक होती थी, तब तब ममता बनर्जी उससे दूरी बनाती नजर आती थी। शुरू के कुछ इंडी हाँ, गठबंधन के शुरू के बैठकों में तो आई, आई, हाँ। लेकिन बाद में वो अक्सर टालती रहीं। कई बार तो वर्चुअल मीटिंग में भी वो नहीं आई। और तब दिल्ली में भी लोग ढूंढते रहते थे और वो पहले लगता था कि नहीं, ममता दीदी तो नहीं आएंगी। इसलिए कि दिव्या, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि ममता बनर्जी को एक बात लगने लगी थी, चाहे उनका आत्मविश्वास कहिए, चाहे उनको लगता था कि मैं इतना बढ़िया काम कर रही हूँ, या उन्हें लग रहा था कि अपने मतदाताओं पर इतना भरोसा था कि वो कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अपने आप को अजेय समझने लगी थी। और मुझे लगता है कि सियासत में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किसी को भी खुद को अजेय नहीं समझना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने इंडी गठबंधन इसलिए बनाया था कि वो बीजेपी के साथ लड़ें, बीजेपी को के साथ मुकाबला करें, और उस समय ममता बनर्जी ने गंभीरता ऑलमोस्ट नहीं दिखाया। तो नहीं दिखाया तो उन्हें लगता था कि हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ ही सकती हूँ, तो मुझे अखिलेश यादव से क्या लेना देना है, मुझे राहुल गांधी से क्या लेना देना है, और लेफ्ट से उनकी पुरानी अदावत है। और अभी देखिए वही अदावत है जो लेफ्ट भी उनको नकार रहा है। अच्छा सर, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि जिन पार्टियों को वो पहले कमजोर करना चाहती थी, आज उन्हीं से साथ और समर्थन मांग रही है। उन्होंने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए भी ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हैं सौम्या एच रॉय कि अब उन अल्ट्रा लेफ्ट समूहों का समर्थन मांग रही हैं ममता बनर्जी, जिन पर 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को लगातार बदनाम किया और राज्य में भाजपा को मजबूत होने का मौका दिया और इसी वजह से ये सब हुआ। ये आरोप बार बार ममता बनर्जी पर ये लगते रहे, चूंकि ममता बनर्जी कांग्रेस से आई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट से लड़ी, और लेफ्ट से लड़ने के बाद जब सरकार में आई तो उनका जो तात्कालिक जो राइवलरीज थी वो कांग्रेस के साथ थी। एक बात और समझने की जरूरत है, अगर आप वोट बैंक देखेंगे इस चुनाव में, चाहे पिछले चुनाव में, चाहे उसके पिछले चुनाव में, ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रांग वोट बैंक जो है वो कौन है? अल्पसंख्यक वोट बैंक, जिसको कोर वोटर्स कहते हैं। और ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में और या देश भर की राजनीति में कौन नहीं जानता है कि देश का अल्पसंख्यक और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो दरअसल कांग्रेस का जो ये वोट बैंक है, उनको लगता है कि दोनों के मिलने से, साधने से, कांग्रेस को लगता है कि साधने से क्या होगा, ये तो ममता दीदी का वोट बैंक है। तो एक तो ये भी एक वजह है। दूसरी मैंने जो बात कही कि जो कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो पिछले पास्ट जो है वो
एक बात और आप ध्यान देंगे कि बीजेपी तो उभर रही थी और बीजेपी एस्टेब्लिश हुई और ममता बनर्जी के लिए कहा गया इसलिए कि बाकी लोगों को ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया। और जो टीएमसी के मतलब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जिसे गुंडागर्दी का आरोप लगा, हाँ। वो उसके बीजेपी वाले तो स्ट्रांग थे, बीजेपी वाले तो थोड़े से मजबूत होते गए, तो उनका जो शिकार हुए राज्य में वो या तो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या लेफ्ट वाले कार्यकर्ता थे। तो अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर कि दीदी के बुलावे पर कांग्रेस और लेफ्ट वाले उनके साथ आ भी जाएं, तो स्थानीय स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनकी सफरिंग है, उन्होंने जो सफर किया है, कैडर क्या करेगा? तो कैडर तो विरोध कर देगा ना, कैडर तो भितरघात कर देगा, या कैडर को जवाब भी तो देना है। तो इसको ऐसे भी देखने की जरूरत है कि ऊपर ऊपर ये गठबंधन कर भी ले तो जमीन पर गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए शायद कांग्रेस और लेफ्ट ने ममता बनर्जी के ये तो कांग्रेस का तो स्टेटमेंट मैंने आपको सुना दिया, सीपीएम की तरफ से भी आया है। सीपीएम राज्य सचिव मोहम्मद सलीम है, वो टीएमसी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक करार देते हुए कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई का मतलब टीएमसी के साथ खड़ा होना नहीं हो सकता। सीपीआई के राज्य सचिव स्वपन बंदोपाध्याय ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि ममता बनर्जी जैसी तानाशाही और अलोकतांत्रिक नेता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। यही बात, इतनी गुस्सा। हाँ, और लोकतांत्रिक इसलिए कहा जाएगा कि ममता बनर्जी ने जो लास्ट में फाइनल जो इंस्टेंस लिया कि हम तो कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं, उस एक्ट को कोई भी कहेगा कि ये तो अलोकतांत्रिक है, जो देश की व्यवस्था माने। और दिव्या, आप इसे पश्चिम बंगाल में मत देखिए, मैं तो इसे कुछ और देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के पहले, जो बाद में धीरे धीरे वो हो गया, इस पश्चिम बंगाल के इस घटनाक्रम ने, और इस बार जिस तरह से कांग्रेस और देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग फिर करने की कोशिश करेंगे, कवायद करने की कोशिश करेंगे, और जब कवायद करने की, गठबंधन बनाने की जब कोशिश अगर होती है, तो अभी से ये जो वाला घटनाक्रम है, जो पश्चिम बंगाल में जो अभी मौजूदा घटनाक्रम है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट ने उनको नकार दिया है, इसकी छाया नेशनल स्तर पे जब गठबंधन होगा लोकसभा चुनाव के पहले, और जिसमें विपक्षी पार्टियां आएंगी, तो ये जो कटुता है, इस कटुता की छाया उस पर भी पड़ेगी दिव्या। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो समय समय पे बात उठती है कि बीजेपी को तो हराने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, तो अभी 3 ही एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो 13 कैसे एकजुट होंगे? ये ठीक है, अखिलेश यादव ममता बनर्जी को पहुंचे वो करने के लिए, लेकिन पहले जब ममता बनर्जी सरकार में थी और वो नहीं आती तो ये लोग मन महसूस के रह जाते थे। अब ममता बनर्जी को कितना सुनेंगे ये लोग? अच्छा, ममता बनर्जी को लाइमलाइट में रहने की आदत है। ममता बनर्जी के आह्वान को तो ये एक अवसरवादी आह्वान के तौर पर ही स्वीकार करेंगे, इसलिए कि अब तक तो आप भाव नहीं देती थी दीदी, अब हम क्यों सुने? तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ कि इसका असर जब राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन बनाने की स्थिति आएगी, इस तरह की कोई कोशिश कवायद होगी, उस समय भी ये जो हालिया घटनाक्रम है पश्चिम बंगाल के हार के बाद, ममता बनर्जी की कुर्सी जाने के बाद, तो मुझे लगता है कि उसकी साया उस पर भी दिखेगी। तो साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट ने ममता बनर्जी को मना किया है, उसके पीछे का कारण तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक एक करके प्रभाकर सर ने आपको ये बताने की कोशिश की आखिर ये नाराजगी क्यों है, क्यों इस तरीके से इनकार किया है कांग्रेस और लेफ्ट ने। हमने आपको उनका बयान भी सुना है कि उनके प्रवक्ता की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।